एक विवाह है सभी सीजन 2 का भाग 12। अब तक हमने पढ़ा है कि तनु ताज के पास आ गई, लेकिन मनु वहाँ से हिली तक नहीं। अब आगे तनु ने जल्दी से कहा, काजू से नहीं मिलना क्या? काजू का नाम सुनते ही मनु भी जल्दी से चली आई और दोनों बहनें ताज के साथ बाहर आ गईं। ताज ने दोनों को चुपके से घर के बाहर भेज दिया और खुद चुपके से गाड़ी लेकर आ गया। किसी ने भी नहीं देखा तो ताज दोनों को गाड़ी में बिठाकर जैनिल के घर चल पड़ा। तनु ताज से तुम जैनिल को कैसे जानते हो? ताज ने ड्राइविंग करते हुए कहा। हम सब दोस्त हैं, जैनिल, मानव, सुधीर और मैं। मनु कब से? ताज बचपन से। अब तनु और मनु कुछ नहीं बोली। गाड़ी में शांति छा गई। जैनिल बाहर से आया तो मानव सो चुका था। वो सोफे पर ही सो गया था। जैनिल किचन में गया तो देखा खाना अभी भी वैसे ही रखा था। ना काजू ने खाया ना जैनिल ने। जैनिल ने खाना प्लेट में रखा और कमरे की ओर बढ़ गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो पाया कि काजू बैठे बैठे ही सो रही है। वो काजू के पास गया और उसे जगाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसके हाथ कांपने लगे। जैनिल ने वापस से हाथ खींच लिया। उसने खाना टेबल पर रखा और जाने के लिए मोड़ने लगा। तभी उसके हाथ से लगकर टेबल पर रखा गिलास नीचे गिर गया, जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आई और काजू की नींद टूट गई। वो जैनिल को अपने पास देखकर डर गई। जैनिल ने काजू को डरे हुए देखा तो उसे समझाते हुए बोला, हे, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था, प्लीज़ डरो मत। काजू तो बस जैनिल को देखे जा रही थी तो जैनिल ने जल्दी से प्लेट उठाकर उसके हाथ में पकड़ा दी और बोला, ये देखो, खाना लेकर आया था। काजू ने एक नज़र खाने को देखा, फिर जैनिल को। जैनिल वहाँ से चला गया। काजू ने खाना खाया और बाहर आ गई। वो किचन की ओर जाने लगी, तभी अचानक से गाना चलने लगा, आ जाओ मेरी तमन्ना, आ जाओ मेरा दिल। अचानक से गाना बजने से काजू किचन की दीवार से चिपक गई, जबकि जैनिल किचन से बाहर आ गया और मानो की नींद भी टूट गई। वो भी चौंकना हो गया। जैनिल ने काजू को अपने पीछे किया तो मानो जैनिल को देखते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। चूँकि कमरे की लाइट जैनिल ने ऑफ कर दी थी तो वो ऑन करने के लिए जाने लगा। तभी काजू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्लीज़ मत जाओ। जैनिल वहीं रुक गया तो काजू ने उसकी बाजू पकड़ ली। जैनिल धीरे धीरे स्विच की ओर बढ़ने लगा तो काजू भी उसके साथ साथ जाने लगी। जैनिल ने जैसे ही लाइट्स जलाई वैसे ही मानो ने दरवाज़ा खोला। मानो के दरवाज़ा खोलते ही अपनी गन सामने तान दी। ताज ने मानो की गन नीचे करते हुए कहा, ज़रूरी नहीं रात में चोर लुटेरे ही आएँ, हम जैसे सिरफरे भी आ सकते हैं। ताज के साथ साथ तनु और मनु भी अंदर आ गई। काजू अब भी जैनिल को पकड़ कर रखी थी। उसने तनु मनु को देखा तो उसने जैनिल को छोड़ दिया। मनु भागकर काजू के गले लग गई तो तनु भी काजू से मिली। काजू अब भी डरी हुई लग रही थी तो तनु ने कहा, काजू तू काँप क्यों रही है? काजू ने छत की ओर इधर उधर देखते हुए कहा, वो गाना नाम सुनते ही मानो बोला, अरे वो तो जब कोई बेल बजाता है ना तब बजता है। जैनिल सोफे की ओर बढ़ते हुए बोला, ये सब इसका किया धरा है, मुझे तो आदत है, लेकिन कोई नया इंसान तो डर कर ही मर जाए। काजू अब थोड़ी नॉर्मल हो गई तो तनु ने उसे सोफे पर बैठा दिया और सब बात करने लगे। तनु, मनु और ताज काजू से मिलने के लिए आए हुए थे। काजू सबको देखकर थोड़ी खुश हो गई थी। कुछ देर बाद जैनिल ने कहा, तुम लोगों को इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, राज सर को पता चला तो। ताज ने बेफिक्र होकर कहा, मैं पूरा इंतज़ाम करके आया हूँ, उन्हें पता नहीं चलेगा। सब ने कुछ देर बात करी तो ताज ने चलने के लिए कहा। ताज और तनु दोनों एक साथ उठकर चल पड़े। उनके साथ ही काजू और जैनिल भी उठकर दरवाजे के पास आने लगे। मनु ने उठते हुए मानो से कहा, मानो जी। मनु ने इतने प्यार से कहा कि मानो के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो भी बड़े ही प्यार से बोला, हाँ जी मनु, आप ना मेरी काजू का ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल बच्चों जैसी है, अगर आप उसके साथ बच्चों की तरह रहेंगे तो वो खुश रहेगी, आप उसे डांटना नहीं। मानो ने मुस्कुराकर कहा, जो हुक्म मेरे आका। मनु मानो की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी तो मानो बोला, बिल्कुल ऐसे ही आपकी बहन भी हंसेगी, आप बेफिक्र रहिए। ताज मनु और तनु को लेकर चला गया तो जैनिल ने मानो और काजू को सोने के लिए कहा। जैनिल ने काजू को कमरे में सोने के लिए कह दिया, लेकिन काजू अंदर नहीं जा रही थी तो मानो ने काजू को देखकर कहा, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? काजू ने झिझकते हुए कहा, वो मुझे अकेले कमरे में नींद नहीं आती है, मैं हमेशा अपनी दादी और तनु मनु के साथ सोती हूँ। मानो आप जाइए, थोड़ी देर में जैनिल आ जाएगा। काजू बिना कुछ कहे चली गई तो जैनिल मानो को घूरते हुए बोला, मैं उसके साथ कमरे में कैसे सोऊंगा और क्यों सोऊंगा? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मानो ने जैनिल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तो यहाँ बाहर तो तेरे लिए वैसे भी जगह नहीं है, तू चेयर पर बैठे बैठे भी सो जाता है।
तो अंदर चेयर डाल और सो जा, वैसे भी जिम्मेदारी है वो तेरी। मानो सोफे पर सो गया, जबकि जेनिल अब भी कभी कमरे की ओर देख रहा था तो कभी मानो की ओर। कुछ देर बाद वो कमरे में आया तो लाइट जली हुई थी। काजू अभी सोई नहीं थी, वो बैठी हुई थी। जेनिल ने अंदर आते हुए कहा, सो जाओ आराम से, मैं यहीं हूँ। अब काजू को जेनिल की उपस्थिति से डर नहीं लगता था, ना ही कोई झिझक, ना कोई घबराहट। वो बेफिक्र होकर सो गई। ताज ने घर के बाहर ही गाड़ी रोक दी और खुद आकर मेन गेट के पास जाकर देखने लगा। ताज को राज दिखाई दिया, जो बाहर ही खड़ा अपने फ़ोन में बिजी था। ताज का तो मानो कलेजा ही निकल गया हो। उसने सोच लिया था कि अब वो लोग नहीं बचने वाले हैं। ज़रूर राज को पता चल गया होगा कि हम तीनों गायब हैं। ताज वापस गाड़ी के पास आ गया और तनु मनु को राज के बारे में बता दिया। तनु डरते हुए बड़बड़ाने लगी, अब बड़े पापा हमें भी घर से बाहर निकाल देंगे। काजू तो जेनिल के पास है, हम कहाँ रहेंगे। तनु ने मनु को डांटते हुए कहा, तू चुप करेगी, सोचने दे कुछ। तनु ने कुछ सोचकर ताज और मनु को कुछ समझाया। ताज सहमत हो गया, लेकिन मनु बोली, ना जी ना, मेरे से ये नहीं होगा। तनु, तो फिर ठीक है, बाहर जाने के लिए अपना सामान पैक कर लेना। मनु ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, चलो फिर, मैं तैयार हूँ। तनु और मनु गाड़ी से उतर गई तो ताज ने मेन गेट खोलकर धीरे धीरे गाड़ी अंदर ले ली। तनु मनु भी गाड़ी के साथ साथ अंदर आ गई। ताज उतरकर राज के पास आ गया। राज फ़ोन पर बात कर रहा था। ताज को आता देख उसने फ़ोन रख दिया और बोला, ताज बेटा, तुम इतनी रात को बाहर क्या करने गए थे। ताज, वो कुछ ज़रूरी केस के लिए जाना पड़ा अंकल। आप यहाँ सब ठीक है ना। राज, हाँ सब ठीक है, बस वो बच्चियों के कमरे की लाइट्स में प्रॉब्लम है, उसी के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। ताज ने अपना हाथ पीछे करके इशारा किया। राज फिर से अपने फ़ोन में बिजी हो गया तो तनु मनु ताज के कमरे की खिड़की के पास आ गई, जहाँ से वे गई थी। दोनों खिड़की से अंदर आ गई। तभी राज भी अंदर आ गया। राज उनके कमरे की ओर जा रहा था तो तनु ने धीरे से ताज के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। तभी ताज ने राज को आवाज़ लगाई, जिससे राज का ध्यान ताज की ओर गया तो तनु एक झटके से अपने कमरे में भाग गई, लेकिन मनु वहीं रह गई। ताज सर, आप आराम करिए ना, ये तो कल भी हो जाएगा। राज, अरे नहीं बेटा, बच्चियां डर जाएंगी, अंधेरे से तो वैसे ही तीनों डरती हैं। ताज अब कुछ नहीं बोला तो राज कमरे की ओर बढ़ गया। राज कमरे के दरवाजे के पास आ गया तो मनु भी उसके पीछे पीछे आ गई और आंखों को मसलते हुए बोली, बड़े पापा आप सोए नहीं अभी तक। राज ने घूमकर देखा, मनु अब भी आंखों को मसल रही थी, मानो जैसे नींद में चल रही हो। राज, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मनु ने अपने हाथ को झट से हटाकर कहा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ पता नहीं। राज ने मनु के सिर पर हाथ रखकर कहा, कल तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। नींद में कुछ ज़्यादा ही चलने लगी हो तुम, चलो जाओ अपने बेड पर। मनु जल्दी से आगे आगे बढ़ गई तो राज भी उसके पीछे फ़ोन की टॉर्च जलाए चला गया। तनु ने पहले ही मनु के बिस्तर पर से सब हटा दिया था और खुद सो गई थी। मनु भी आकर सो गई। कुछ देर बाद राज ने लाइट्स को सही करवा दिया और खुद सोने चला गया। तनु अपने बेड पर पड़ी हंसे जा रही थी। तभी उसने अपना फ़ोन उठाया और उसमें व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना दिया, जिसमें काजू, जेनिल, मानो, मनु और ताज, तनु थे। साथ ही ग्रुप बनाते ही स्माइली का इमोजी भेजकर मैसेज कर दिया। बच्चों ने मिलकर राज सिंघानिया को चकमा दे दिया। तनु ने फ़ोन रख दिया और सो गई। अब सब सो गए थे, लेकिन जेनिल अभी भी जागा हुआ था। उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया जो ग्रुप तनु ने बनाया था। उसने मैसेज देखा तो जल्दी से उसका रिप्लाई भी कर दिया, राज सिंघानिया को हल्के में मत लेना, उन्हें तुम्हारी पल पल की खबर रहती है। जेनिल ने जैसे ही मैसेज किया, बेड पर पड़ा काजू का फ़ोन भी बजा, जो तनु उसे देकर गई थी, क्योंकि काजू अपना फ़ोन अपने घर पर ही भूल कर आ गई थी, लेकिन तनु और उसे वापस दे गई। अगले दिन काजू उठी तो जेनिल को अपने सामने चेयर पर ही सोए हुए पाया। काजू झट से उठकर उसके पास आई और उसको उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर से पीछे खींच लिया। काजू सोच में पड़ गई कि वो जेनिल को उठाए या नहीं। आखिरकार उसने जेनिल का कंधा थपथपाकर कहा, बेड पर सो जाइए। जेनिल नींद में तो था ही, नींद में ही उठकर बेड पर गिर गया।
अब काजू बाहर आई तो मानो सोफे पर सिकुड़ कर सोया हुआ था। हल्की हल्की ठंड भी थी, इसीलिए काजू अंदर से कंबल लेकर आई और मानो को ओढ़ा दिया। अब काजू किचन में आ गई, जहाँ जेनिल का लाया हुआ सामान रखा था। काजू ने सब सामान को देखा, उसमें से उसके लिए कुछ कपड़े भी थे। काजू हल्की सी मुस्कुरा दी और कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। काजू बिना किसी ना नुक्कर के जेनिल के साथ रहने लगी थी। तनु मनु से मिलकर उसको कुछ राहत मिली। काजू जेनिल के लाए हुए कपड़े पहनकर बाहर आई। तभी मानो उठा और अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर काजू को देखते हुए बोला, तुम ना। मानो सोचने लगा तो काजू वहीं रुक गई। वो हैरानी से मानो को देखने लगी। मानो ने झट से बोला, तुम ना बहुत क्यूट लग रही हो। काजू अब और हैरान रह गई। तो मानो बोला, एक मिनट, ये कपड़े तुम्हारे तो नहीं हैं, तुम तो खाली हाथ आई थी, फिर ये कहाँ से आ गए? मानो के सवाल से काजू सकपका गई। उसने कमरे की ओर इशारा करके कहा, वो उसने ला कर दिए हैं। मानो को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो सोफे पर उछलते हुए बोला, क्या जेनिल तुम्हारे लिए कपड़े खरीद कर लाया है? आई कांट बिलीव दिस। मानो काजू के पास आने लगा, लेकिन काजू वहाँ से जल्दी से कमरे में आ गई तो मानो हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बोला, चलो हमारी जानम कुछ तो सुधरने लगी। काजू कमरे में आ गई, लेकिन अब उसके बाल बनाने के लिए यहाँ तो कुछ था ही नहीं। वो वापस कमरे के बाहर आने लगी, तभी उसका फ़ोन बजने लगा, जो बिल्कुल जेनिल के कान के पास पड़ा था। फ़ोन बजने से जेनिल की नींद टूट गई। उसने अपना फ़ोन समझकर काजू के फ़ोन को उठाकर कान में लगा लिया। काजू ने हाथ बढ़ाया ही था कि जेनिल बोल पड़ा, कौन है वे? सामने से किसी ने कहा, तू कौन है वे? जेनिल नींद में ही बोला, फ़ोन तूने किया है या मैंने? सामने से कहा, ये फ़ोन तो काजू का है ना, तो फिर तू कौन है? जेनिल ने फ़ोन को देखा तो सच में काजू का था। वो उठा ही था कि काजू दिखाई दी तो उसे फ़ोन पकड़ा दिया। काजू ने फ़ोन लिया और स्क्रीन पर देखा तो विवेक नाम फ्लैश हो रहा था। काजू ने डर के मारे फ़ोन छोड़ दिया। फ़ोन बेड पर ही गिरा था। जेनिल का ध्यान काजू पर ही था। उसने काजू को डरे हुए देखा तो जल्दी से फ़ोन उठाया और नाम देखकर बोला, कौन है ये? विवेक। काजू ने डरते हुए कहा, ये वो ही है। जेनिल ने काजू को देखते हुए फ़ोन कान में लगा लिया तो विवेक बोला, अरे मेरी जान, तुझे क्या लगा तू मुझसे बच जाएगी? देख, मैं रातों रात बाहर आ गया। देखता हूँ कब तक तेरा वो बिना बात का पति तुझे कब तक बचाएगा। जेनिल ने फ़ोन को कान से हटाया और काजू के बाहर आने का इशारा किया तो काजू बाहर चली गई। अब जेनिल ने फ़ोन को फिर से कान में लगाया और बोला, अबे वो कुत्ते की औलाद, मैं उसका पति हूँ, बात का हूँ या नहीं? मेरे होते हुए तू उसे छूकर तो दिखा, तेरा वो हाल करूँगा कि तेरे घर वाले भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। विवेक जेनिल की बात सुनकर आग बबूला होते हुए बोला, साले, तेरी आंखों के सामने से लेकर जाऊँगा। तू जानता नहीं मेरे बाप को, मिनिस्टर हैं वो यहाँ के। जेनिल ने बड़े ही अदब से कहा, होगा तेरा बाप मिनिस्टर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू अपने बाप की धौंस जमाता होगा, मैं नहीं। वो तेरी आंखों के सामने घूमेगी, तू उसे छूकर दिखा दियो। विवेक ने झट से फ़ोन काट दिया तो जेनिल ने फ़ोन रखा और बाहर आ गया। बाहर आते ही काजू ने उसे चाय थमा दी। जेनिल ने चाय लेते हुए कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें बाकी ज़रूरत का सामान दिला लाता हूँ आज। कल से फिर कॉलेज जाना शुरू कर देना। काजू तो जेनिल की बातों से कभी मानो को देखने लगी, लेकिन वो दोनों तो मज़े से चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। काजू चुपचाप किचन में चली गई। जेनिल तैयार हो गया और काजू को चलने के लिए बोल दिया। काजू ने झिझकते हुए कहा, वो क्या कह रहा था? जेनिल ने अपनी बाजू को ऊपर करते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेगा, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ। जेनिल कहकर आगे बढ़ गया। काजू तो बस उसे देखती ही रह गई। जेनिल दरवाजे के पास गया तो मानो बोल पड़ा, सुनो, ज़्यादा शॉपिंग मत करना। जेनिल ने तपाक से कहा, क्यों, तेरे बाप के पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? मानो ने मुंह बनाते हुए कहा, तू हमेशा गलत क्यों सोचता है? मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि कुछ दिनों बाद तो नए घर में चलना ही है।
तो ज़्यादा सामान क्यों लेकर आना। काजू कभी जैनिल को तो कभी मानो को देख रही थी। जैनिल बाहर निकलते हुए बोला, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे, मैं जानता हूँ क्या करना है क्या नहीं। जैनिल चला गया तो काजू भी जाने लगी। मानो ने काजू को रोकते हुए कहा, मेरे लिए क्या लेकर आओगी। काजू खाली आंखों से मानो को देखने लगी तो मानो ने कहा, बोलो बोलो। काजू ने धीरे से कहा, क्या चाहिए आपको। मानो ने तपाक से कहा, आते वक्त मेरे लिए आपके चेहरे की हंसी लेते आना। काजू फिर से मानो को देखने लगी तो मानो बोला, जाओ जाओ, उसे लेट लतीफ़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। काजू जाने लगी तो मानो फिर बोला, मैंने जो मंगवाया है वो ज़रूर लेकर आना। काजू बाहर आ गई तो जैनिल वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था। दोनों चल पड़े। जैनिल गाड़ी चलाते हुए एक नज़र काजू को देख लेता और फिर सामने देखने लगता, जबकि काजू बिना किसी भाव के बाहर देख रही थी। जैनिल से अब रहा नहीं गया तो वो पूछ बैठा, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। काजू अपने दोनों हाथ को उंगलियों को मरोड़ने लगी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जैनिल ने बड़े प्यार से कहा, क्या बात है काजू। काजू ने हिम्मत करके अटकते हुए कहा, वो आपके भाई ने कुछ मंगवाया है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलता है। उन्होंने कहा ज़रूर लेके आना। जैनिल ने काजू को एक नज़र देखकर सामने देखते हुए कहा, ऐसा क्या मंगवा लिया उसने जो तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है। मुझे बताओ, क्या पता मैं हेल्प कर सकूं। काजू की झिझक थोड़ी कम हो चुकी थी। वो बोली, उन्होंने कहा है कि आते वक्त आपके चेहरे की खुशी लेते आना। कहाँ मिलती है ये, मैंने तो कभी खरीदी ही नहीं। काजू की बात पर जैनिल ने झटके से गाड़ी रोक दी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। काजू जैनिल को हंसता देख थोड़ा डर गई, लेकिन जैनिल बेबाक हंसे जा रहा था। जैनिल की स्माइल इतनी प्यारी थी कि उसे देख अब काजू भी हल्की सी मुस्कुरा दी। जैनिल को हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब उसे खांसी आने लगी तो काजू ने जल्दी से पानी की बोतल उसके सामने कर दी। जैनिल ने पानी पिया और बोला, मुझे लगता था तुम पागल हो, लेकिन नहीं, तुम पागल नहीं महापागल हो, पागलों की सरदारनी हो। काजू जैनिल को ही देखे जा रही थी तो जैनिल बोला, अच्छा ये बताओ, जब ऊपर वाला दिमाग बांट रहा था तब तुम कहाँ थी। अब काजू जैनिल को घूरने लगी तो जैनिल बोला, तब तुम किसी पर गुस्सा निकाल रही होगी लगता है। काजू ने मुंह बनाकर बाहर देखते हुए कहा, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो पूछा था वो तो बताया नहीं, फालतू की बातें कर रहे हो। काजू के बेझिझक बोलने पर जैनिल हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर बोला, अरे बुद्धू, वो ये कहना चाह रहा था कि तुम हंसती मुस्कुराती रहा करो। अब इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई तो तुम सच में पागल हुई ना। जैनिल ने यह कहकर गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिया। काजू अपना सिर खुजाते हुए बोली, बात तो सही कह रहे हो। जैनिल कुछ नहीं बोला। अब दोनों मॉल में आ गए, लेकिन जैनिल उसे एक शॉप पर ले गया और बोला, जो लेना है ले लो, मैं यहीं बाहर हूँ। काजू ने सिर हिला दिया तो जैनिल चला गया। काजू ने अपने लिए ज़रूरी सामान खरीदा और बाहर आ गई, लेकिन उसे जैनिल दिखाई नहीं दिया। काजू ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। काजू ने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ लोगों की नज़र मुझ पर ही है। काजू ने एक और देखा तो एक आदमी उसे ही घूर रहा था और दूसरी ओर देखा तो दूसरे आदमी की नज़र भी उसी पर थी। काजू अब बुरी तरह डर रही थी। उसने सब जगह जैनिल को ढूंढा, लेकिन जैनिल को कोई अता पता नहीं था। काजू एक और आकर बैठ गई और जैनिल को फ़ोन करने लगी, लेकिन उसके पास तो नंबर ही नहीं थे, ना ही उसे ये पता था कि वो तनु के बनाए ग्रुप में ऐड है। काजू अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगी। तभी उसे लगा कि जो आदमी अभी उसे घूर रहा था वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। काजू बुरी तरह कांपने लगी थी। उसे फ़ोन की स्क्रीन भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि वो किसी न किसी को फ़ोन करना चाह रही थी। दोनों आदमी काजू के करीब आ गए थे। काजू वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ ही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काजू के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वो पूरी तरह से कांप गई। जैनिल काजू को शॉपिंग कराने ले गया था, लेकिन अब खुद ही गायब भी हो गया था। काजू बहुत डरी हुई सी फ़ोन लगाने की कोशिश में थी, लेकिन लगा नहीं पाई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे जैनिल के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा कि वे आदमी उसे ले जाएंगे। अब काजू भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि तभी उसे जैनिल आता हुआ दिखाई दिया। काजू हिली भी नहीं, वो ऐसे बुत बनकर खड़ी थी। काजू को लगा जैनिल उसके पास आ जाएगा, लेकिन वो तो एक और मुड़ गया। अब काजू को जैनिल दिखाई भी नहीं दे रहा था।
उसके कंधे पर हाथ अभी भी वैसे ही जमा हुआ था। काजू ने तिरछी नज़र से देखने की कोशिश करी लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अब तो काजू का पूरा विश्वास हो गया कि वो लोग उसे उठाकर ले जाने वाले हैं और जनील उन्हें देखकर भाग गया है। काजू झट से मुड़ी तो देखा उसके सामने उसकी दादी खड़ी उसे घूर रही थी। काजू के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। बूंदे देखकर गौरी जी हंसते हुए बोली, क्या डरा दिया ना मैंने तेरे को। काजू आंखों को टिमटिमाते हुए उन्हें देख रही थी तो गौरी जी फिर बोली, क्या बात है बेटा, तू ठीक है ना। काजू झट से गौरी जी के गले लग गई तो गौरी जी ने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रही तो तनु बोली, मिल लिया अब तो। आप आकर बोली, चलें दादी। गौरी जी काजू से दूर होकर बोली, अब हम काजू के साथ उसके घर चलेंगे। तभी जनील गाड़ी लेकर आ गया और हॉर्न देते हुए बोला, आ जाओ। गौरी जी और काजू उस ओर बढ़ गई। काजू चलते हुए जनील को देखकर खुद ही मुस्कुराने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसने एक ही पल में ये कैसे सोच लिया कि जनील उसे छोड़कर भाग जाएगा। जनील काजू को मुस्कुराते हुए देखकर हैरान रह गया लेकिन कुछ नहीं बोला। न ही जनील सबको अपने रूम पर लेकर आ गया। सब बैठे थे और जनील किचन में सबके लिए चाय बना रहा था क्योंकि वो काजू से उसकी दादी के सामने काम नहीं करवाना चाहता था। मानो भी सबके साथ बैठा हुआ था। दादी और तनु के आने से काजू के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी जिसे मानो भी देख सकता था। गौरी जी, ला काजू दिखा तू क्या लेकर आई है। काजू ने आंखों में चमक भरते हुए बोली, देखो दादी, आज मैंने आपके बिना शॉपिंग करी। काजू की बात पर गौरी जी मुस्कुरा दी और काजू का लाया सामान देखने लगी। जनील चाय लेकर आ गया और सबको चाय देकर खुद दीवार से टेक लगाए हाथ बांधकर खड़ा हो गया। गौरी जी ने चाय पीते हुए कहा, मुझे लगता है तुम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये जगह कुछ सही नहीं लगी मुझे। जनील और मानो कुछ नहीं बोले तो काजू बोल पड़ी, नहीं दादी, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई है। गौरी जी, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तू नहीं समझ सकती लेकिन ये दोनों समझ गए हैं। गौरी जी ने जनील और मानो को देखते हुए कहा। तभी जनील बोल पड़ा, आप फिक्र मत करिए, कुछ दिन बाद जाने का प्लान था। आप कह रही हैं तो आज ही यहाँ से चले जाएंगे। गौरी जी ने गर्दन हिलाकर कहा, आज ही नहीं, अभी। हम भी देख लेंगे तुम सब कहाँ रहने वाले हो। गौरी जी ने सीधे ऑर्डर कर दिया तो काजू बोली, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है दादी। लेकिन अभी तो इतनी। काजू के चुप होते ही जनील बोला, तो चलिए अभी चलते हैं। मानो और काजू दोनों आंख फाड़कर जनील को देखने लगे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सबके आगे चल दिया तो मानो और काजू साथ बोल पड़े, यहाँ का सामान। जनील जाते हुए बोला, तुम लोग घर चलो, सामान अपने आप आ जाएगा। गौरी जी और तनु भी उठकर चल दी लेकिन काजू और मानो एक दूसरे को देखने लगे, मानो पूछ रहे हो ये क्या लफड़ा है भाई। लेकिन बोला कोई नहीं, दोनों ही चल पड़े सबके साथ। जनील, काजू, मानो और गौरी जी सब गाड़ी से घर आ गए जबकि तनु अपनी बाइक से आई थी। जनील जहाँ उन्हें लेकर आया था ये घर बड़ा शानदार था, बहुत बड़ा था, कोई बंगले जैसा। जगह जगह बॉडीगार्ड खड़े थे जैसे किसी मंत्री के आसपास रहते हैं। सब गाड़ी से उतरे और अंदर की ओर बढ़ गए। तभी अंदर से कुछ लोग आए और जनील के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये सब घर के नौकर थे जो जनील ने लगाए थे। ये गरीब लोग थे जो सड़कों पर भीख मांगते थे। जनील ने इन्हें अपने पास यहाँ काम देकर उनकी रोजी रोटी का और उनके रहने का बंदोबस्त कर रखा था। ये सब इस बड़े से घर की देखभाल करते थे और सब काम यही करते थे। जनील सबको लेकर अंदर आ गया तो गौरी जी सुकून से बोली, हाँ, ये घर एकदम परफेक्ट है तुम तीनों के लिए। काजू ने सबको घूरते हुए कहा, इतने बड़े घर में सिर्फ हम 3 लोग कैसे रह सकते हैं। जनील, अब से यहीं रहना है, 3 हो या 1। गौरी जी संतुष्ट होकर जनील की ओर देखकर बोली, शुक्रिया बेटे, जो मैंने कहा तुमने किया। अब बस मेरी काजू का हमेशा अपने साथ रखना। जनील कुछ नहीं बोला, बस पलक झपका दी। गौरी जी ने और तनु ने काजू को गले लगाया और चली गई। काजू उन्हें जाते हुए देखकर थोड़ी उदास सी होने लगी तो मानो ने जनील को देखते हुए कहा, वैसे मेरा कमरा कौन सा है। जनील सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए बोला, एक कमरे को छोड़कर जो तुझे पसंद हो उसमें से रह ले। मानो भी उसके पीछे चलते हुए बोला, और वो कहाँ रहेगी। जनील सीढ़ी पर ही रुक गया और मानो की ओर घूमकर बोला, कहाँ रहेगी मतलब। मेरे साथ रहेगी, मेरे कमरे में। जनील के ये कहते ही मानो ने काजू को देखा जो अभी भी वहीं खड़ी थी। काजू जल्दी से आगे आकर बोली, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं, मुझे भी मेरा कमरा दे दो। जनील, तो तुम अकेले कमरे में सो सकती हो।
काजू अब चुप हो गई। वो खुद से बोली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी जेनिल बोल पड़ा, सोचने का काम मेरा है, तुम लोगों का नहीं। वैसे भी अपने इस छोटे से दिमाग से तुम कुछ छटपटांगी सोच सकती हो, दोनों एक जैसे हो। जेनिल कहकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से चला गया। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी चैनल पर अपलोड होगा। आई होप सबको वीडियो पसंद आ रही हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। आप सभी को मेरे चैनल पर इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।